साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। मैं अशोक यादव। साथियों, आज की जो क्लास है वह दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो विभिन्न सुल्तानों ने विभिन्न शासकों ने अपने अपने समय में सिक्के जारी किए थे, तो उसके विषय में आज हम लोग अध्ययन करेंगे इस क्लास में। तो क्लास शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए। तो ठीक क्लास शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है कि सल्तनत युगीन सिक्कों का अध्ययन एडवर्ड थॉमस एवं नेल्सन राइट ने, इन दोनों ने मिलकर एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है कॉइन्स एंड कैटलॉग इन इंडियन म्यूजियम। इस पुस्तक को इन दोनों ने लिखा था। तो इसी पुस्तक में एडवर्ड थॉमस और नेल्सन राइट ने जो सल्तनत युगीन सिक्के थे उसके विषय में बहुत अच्छे तरीके से इन लोगों ने अध्ययन किया और इसके विषय में पूरी जानकारी इस पुस्तक में इन दोनों ने दिया है। अब देखिए लिखा, लेकिन एडवर्ड थॉमस प्रथम इतिहासकार थे जिन्होंने द क्रॉनिकल ऑफ द पठान किंग्स ऑफ दिल्ली पुस्तक तैयार करने में मुद्रा का स्रोत के रूप में व्यापक प्रयोग किया। अब देखिए यहाँ पे जो एडवर्ड थॉमस हैं, ये पहले ऐसे इतिहासकार हैं जो अपनी पुस्तक को लिखने में जो मुद्रा होती है इसी को बेस बना करके अपनी पुस्तक का जो लिखने की प्रक्रिया थी उसको उन्होंने पूरा किया। मूल स्रोत उन्होंने सिक्कों से ही लिया, जितनी जानकारी उन्हें सिक्कों से मिली उसी के आधार पर एडवर्ड थॉमस महोदय द क्रॉनिकल ऑफ द पठान किंग्स ऑफ दिल्ली नामक पुस्तक लिखी है। आगे लिखे कि मुसलमान शासकों में सर्वप्रथम महमूद गजनवी ने, ध्यान दीजिएगा, मुसलमान शासकों में सर्वप्रथम महमूद गजनवी ने भारतीय ढंग से सिक्के तैयार किए। आपको समझना है कि जो महमूद गजनवी है जब भारत में आता है तो यहाँ पे कुछ सिक्के जारी किए जिसकी रूपरेखा उस पे जो लिखे गए थे वो भारतीय ढंग से लिखे गए थे, भारतीय भाषा में लिखे गए थे, संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। तो भारतीय देवी देवताओं के चित्र भी उस पे बने थे। तो इस तरीके से महमूद गजनवी ऐसा मुस्लिम शासक है या था जिसने सबसे पहले भारतीय ढंग से सिक्के तैयार करवाए थे। अब आगे लिखा है कि उसके चांदी के सिक्कों पर संस्कृत में कलमा लिखा। जो महमूद गजनवी ने सिक्के जारी किए थे उस पर संस्कृत भाषा में कलमा लिखवाया और देवनागरी लिपि में अव्यक्त में तम मोहम्मद अवतार उत्कीर्ण कराया। अर्थात इन शब्दों को महमूद गजनवी ने अपने सिक्कों पर लिखवाया। आगे लिखा कि इस पर घुड़सवार एवं नंदी की आकृति भी बनवाई। जो सिक्के महमूद गजनवी भारतीय ढंग से जारी किए थे उस पर संस्कृत में कलमा लिखवाया, देवनागरी के भाषा में अव्यक्त मेक्तम मोहम्मद अवतारा जो शब्द है इस वाक्य को, इस शब्द को लिखवाया। और जो सिक्का था उस सिक्के दूसरी तरफ एक घुड़सवार अर्थात घोड़े पर किसी व्यक्ति को सवार होते दिखाया गया है और एक नंदी की आकृति अर्थात बैल की आकृति भी उस सिक्के पर महमूद गजनवी ने अंकित करवाया। आगे लिखा है कि इन सिक्कों को दिल्ली वाला कहा गया। अर्थात जो सिक्के महमूद गजनवी जारी किए थे उसे कहा गया दिल्ली वाला। ठीक, जो वजन में 56 ग्रेन होता था। ठीक, जो महमूद गजनवी ने सिक्के जारी किए उसे कहा गया दिल्ली वाला, अर्थात दिल्ली वाले के नाम से उस सिक्के को जाना जाता था और जो वजन था वह 56 ग्रेन का था। अब देखिए आगे लिखा, दो भाषी सिक्कों की शुरुआत गजनवियों ने ही की। अर्थात जो सिक्के जारी किए उस पर दो भाषा की लिखने की प्रक्रिया अगर किसी ने शुरू की तो वह गजनवी
शासकों की अर्थात महमूद गजनवी ने की थी। और दो भाषी मतलब जैसे एक संस्कृत भाषा हो गया, एक अरबी में कलमा अर्थात संस्कृत और अरबी भाषा का जो मिलन है, जो एक तरफ संस्कृत भाषा में लिखा गया और दूसरे पे अरबी में लिखा गया, अर्थात दो भाषाओं का जो यहाँ पे लेखन शैली है उसकी शुरुआत अगर कोई करता है तो वह किया गजनवी ने किया। आगे लिखा है कि मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी ने इसी द्विभाषी परंपरा को आगे बढ़ाया। अब जब मोहम्मद गोरी भारत आता है तो उसने भी जो सिक्के जारी करवाए उस सिक्के पर उसने दो भाषा की लिखने की परंपरा को आगे बढ़ाया। आगे लिखा कि इल्तुतमिश से लेकर के कैकुबाद तक के सिक्के द्विभाषी रहे, अर्थात इल्तुतमिश से लेकर के जो गुलाम वंश का अंतिम शासक है कैकुबाद, वहां तक भी जितने सिक्के जारी किए गए वो सब के सब द्विभाषी रहे और उन सिक्कों पर घुड़सवार और बैल का अंकन होता था। अर्थात एक परंपरा बन गई महमूद गजनवी से, अगर कोई सिक्का जारी कर रहा है कोई शासक तो उस पर दो भाषा में लेख लिखेगा और उस पर एक घुड़सवार की मूर्ति बनेगी या चित्र बनेगा, दूसरे बैल का। आगे लिखे कि मोहम्मद गोरी के सिक्के देहली वाल के नाम से जाने गए, अर्थात महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी के जो सिक्के जारी होते थे उसे देहली वाल के नाम से जाना गया। अब इस पर हिंदू देवी लक्ष्मी का आकृत अंकन है तथा मोहम्मद बिन शाम शब्द उत्कीर्ण किया गया। अर्थात मोहम्मद गोरी ने जो सिक्के जारी किए, बहुत बार प्रश्न बनाए हैं कि मोहम्मद गोरी ने जो सिक्के जारी किए थे उस पर किस देवी का चित्र अंकित था, तो लक्ष्मी देवी का, और उसके दूसरी तरफ कौन सा शब्द लिखा था मोहम्मद बिन शाम। अर्थात यहाँ पे प्रश्न और बनता है कि कौन सा मुस्लिम शासक है जिसने अपने सिक्कों पर हिंदू देवी लक्ष्मी की आकृति का अंकन करवाया, तो वह था मोहम्मद गोरी। ठीक, अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि इल्तुतमिश पहला सुल्तान था, समझिएगा, इल्तुतमिश पहला सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के जारी चलाए। ठीक, अर्थात बहुत बार भी प्रश्न बना है कि दिल्ली सल्तनत में शुद्ध अरबी के सिक्के जारी करने वाला पहला सुल्तान कौन था, वह था इल्तुतमिश। अर्थात इल्तुतमिश पहला सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के जारी किए। आगे लिखा उसने चांदी का टंका चलाया, जो चांदी का टंका चलाया था उसका जो वजन होता था वह वजन में 175 ग्रेन का होता था। और तांबे का जीतल उसने चलवाया। अर्थात इल्तुतमिश ने जो शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए थे उसके बाद चांदी का टंका चलाया और तांबे का जीतल। ये भी प्रश्न बना है, चांदी का टंका और तांबे का जीतल जो सिक्के थे वो किसने जारी कराए, तो इल्तुतमिश ने जारी कराए थे। देखिए लिखा है कि दिल्ली सल्तनत की व्यवस्थित मुद्रा प्रणाली शुरू करने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। अर्थात दिल्ली सल्तनत में मुद्रा व्यवस्था जो है, मुद्रा सिस्टम पद्धति जो है, इसको बहुत अच्छी तरीके से व्यवस्थित कर पूरे साम्राज्य में चलाने का जो प्रक्रिया थी उसकी शुरुआत इल्तुतमिश के समय से शुरू हो जाती है। अर्थात दिल्ली सल्तनत में व्यवस्थित मुद्रा प्रणाली शुरू करने का जो श्रेय है वह इल्तुतमिश को दिया जाता है। उत्तर भारत में एक टंका 48 जीतल के बराबर था। अर्थात जो एक टंका होता था, अर्थात जो चांदी का टंका होता था वह 48 तांबे के बराबर होता था। तो तांबे का जीतल होता था 48 और एक चांदी का टंका, दोनों के जो भाव थे वो बराबर थे। लेकिन दक्षिण में एक टंका 50 जीतल के समतुल्य था। अब यहाँ आपको समझना है कि उत्तर भारत में
एक टंका की जो कीमत थी 48 जीतल के बराबर थी, और वहीं दक्षिण भारत में एक चांदी के टंके की जो कीमत है वह 50 जीतल के बराबर समझी जाती थी। उसने एक नई परंपरा यह शुरू की कि टंका पर उस शहर का नाम भी खुदवाया जिस शहर में यह ढाले जाते थे। हाँ, इल्तुतमिश ने एक और नई परंपरा शुरू की। परंपरा यह शुरू की कि जिस शहर में यह टंका बनाया जाता था उस सिक्के पर उस शहर का नाम अंकित करवाना शुरू किया, उस पर उसके नाम को ढाला जाता था। अब देखिए, सबसे जो छोटा सिक्का था उसे अदल कहा जाता था, अर्थात दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो सबसे छोटा सिक्का होता था जिसकी कीमत सबसे कम होती थी उसे कहा जाता था अदल। ठीक, आगे लिखे सर्वप्रथम इल्तुतमिश के समय में ही सिक्कों पर बगदाद के अब्बासी खलीफा अल मुस्तसिर के नामों का उल्लेख मिलता है। अर्थात इल्तुतमिश के समय में जो बगदाद का खलीफा था उसका नाम था अल मुस्तसिर, उसके नामों को का उल्लेख सबसे पहले सिक्कों पर इल्तुतमिश ने कराया था। आगे लिखे कि इल्तुतमिश ने सिक्कों पर शक्तिशाली सम्राट, धर्म एवं राज्य का तेजस्वी, सूर्य सदा विजयी इल्तुतमिश अंकित करवाया। अब देखिए यहाँ पे जो इल्तुतमिश ने जो सिक्के जारी कराए थे उस पर लिखवाया कि शक्तिशाली सम्राट, ठीक, और दूसरा शब्द वहां पे अंकित करवाया कि धर्म एवं राज्य का तेजस्वी, और जो तीसरा शब्द उन्होंने अंकित करवाया कि नहीं, इसमें पूरा है कि धर्म एवं राज्य का तेजस्वी सूर्य सदा विजयी इल्तुतमिश। ये पूरे शब्दों को इल्तुतमिश ने अपने सिक्कों पर जारी करवाया। आगे लिखा है देखिए, अलाउद्दीन मसूद शाह। अब इल्तुतमिश के बाद नाम आता है अलाउद्दीन मसूद शाह। उसके सिक्कों पर सर्वप्रथम अंतिम अब्बासी खलीफा अल मुस्तसीम का के नामों का उल्लेख मिलता है। अतः जब अलाउद्दीन मसूद शाह शासक बनता है तो उसने जो सिक्के जारी किए थे उस सिक्कों पर जो अब्बासी खलीफा, अंतिम अब्बासी खलीफा थे, उनके नामों का उसने सिक्कों पर उल्लेख कराया, तो उसका नाम था अल मुस्तसीम। अब देखिए, रजिया सुल्ताना की बात करें तो रजिया सुल्ताना के सिक्कों पर उसकी उपाधि उमद्दत उल निस्वा उत्कीर्ण है। अर्थात रजिया सुल्ताना ने जो उपाधि धारण की थी उमद्दत उल निस्वा की, उसने उस उपाधि को अपने सिक्कों पर अंकित करवाया। अब देखिए, अब बलबन की बात करें तो बलबन ने सोने का टंका चलाया। चांदी का टंका चलाने वाला कौन था? इल्तुतमिश था। और सोने का टंका जो चलाया था वह चलाया था बलबन ने। ठीक, जिस पर हजरत ए दिल्ली उत्कीर्ण है। जो बलबन ने सोने का टंका चलाया था उस सिक्के पर बलबन ने लिखवाया हजरत ए दिल्ली। आगे लिखा कि उसने दुगान ए गियासी नामक सिक्का चलाया। अब देखिए, यहाँ पे एक नया सिक्का जारी करता है बलबन ने, जिसे नाम दिया गया दुगानी ए गियासी। अर्थात दुगान ए गियासी नामक सिक्का किसने चलाया था? तो चलाया था बलबन ने। ठीक, अब देखिए आगे चलते हैं। चलिए, अब यहाँ पे लिखा है कि अलाउद्दीन खिलजी का हिंदू टकसाल अधिकारी था ठाकुर फेरू। अर्थात फेरू ठाकुर नाम के एक हिंदू टकसाल अधिकारी थे जो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में काम करते थे, जो कि हिंदू थे।
आगे लिखे वह गियासुद्दीन तुगलक के काल तक इस पद पर रहा। जब गियासुद्दीन तुगलक अर्थात जो तुगलक वंश का संस्थापक है, जब वह शासक बनता तो उसके काल तक भी या ठाकुर फेरू नाम का जो टकसाल अधिकारी है काम करता रहा। उसने द्रव्य परीक्षा नामक पुस्तक का लेखन भी किया। ये जो ठाकुर पेरू है या इसने द्रव्य परीक्षा नामक एक पुस्तक लिखी जिसमें मुद्रा व्यवस्था से संबंधित तमाम बातों को इसमें उल्लेख किया है। उसी का एक अन्य हिंदू टकसाल अधिकारी था जिसका नाम था सधराना। अब देखिए यहाँ पे एक और हिंदू टकसाल अधिकारी का नाम आ जाता है जिसका नाम था सधराना, ठीक, जिसका उल्लेख लडनूल संस्कृत शिलालेख में मिलता है। आगे लिखा अलाउद्दीन खिलजी ने यगनी या इकन्नी दुगन्नी नामक सिक्के चलवाए थे। अलाउद्दीन खिलजी ने इकन्नी या दुगन्नी नामक सिक्के जारी करवाए। आगे लिखे गियासुद्दीन तुगलक के सिक्कों पर मुल्क ए तेलंगान अंकित है। गियासुद्दीन तुगलक ने जो सिक्के जारी किए थे उस पर उन्होंने अंकित कराया मुल्क ए तेलंगान, अर्थात मुल्क ए तेलंगान शब्द को वहां पे अंकित करवाया। अब देखिए मोहम्मद बिन तुगलक को मुद्रा शास्त्री भी कहा जाता है, अर्थात जो मोहम्मद बिन तुगलक है इसने मुद्रा के विषय में इतना गहन अध्ययन किया था, उसको इतनी ज्यादा जानकारी थी कि लोग उसे मुद्रा शास्त्री भी कहने से नहीं चूकते थे। अब देखिए एक इतिहासकार आते हैं एडवर्ड थॉमस। एडवर्ड थॉमस ने एक पुस्तक उससे कहा कि प्रिंस ऑफ मुनियर्स। अब मोहम्मद बिन तुगलक को उसकी जो जानकारी थी मुद्रा के विषय में उन्हें देखते हुए एडवर्ड थॉमस ने कहा कि यह मुद्राओं का राजा है, ठीक, प्रिंस ऑफ मुनियर्स, ठीक। आगे लिखे उसके सिक्कों पर तख्तगाह ये दिल्ली तथा तख्तगाह ये दौलताबाद अंकित हुआ। अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक ने जो सिक्के जारी किए थे उस पर अपनी दोनों राजधानियों के नामों का अंकन उसने करवाया था। पहली राजधानी तख्तगाह ये दिल्ली, दूसरी राजधानी जो परिवर्तित किया था तख्तगाह ये दौलताबाद। इन दोनों के नामों का उल्लेख मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने सिक्कों पर किया था। आगे लिखे मोहम्मद बिन तुगलक के समय में चांदी की कमी हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में चांदी पहली बार भारत में उत्पादन होता था नहीं, और उसके बाद मात्रा इतनी बढ़ गई कि लोग उसकी जो मूल्य था इतना बढ़ गया कि लोग उसे अपने घरों में डंप करने लगे, उसका प्रयोग ज़्यादा नहीं करते थे, कीमती वस्तु हो गई। जब कोई वस्तु मार्केट में दौड़ेगी नहीं तो धीरे धीरे उस वस्तु की कमी हो जाएगी। तो वही समस्या मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुई थी कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में चांदी की कमी हो गई, जिसके निदान के लिए उसने 1330 ईस्वी में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। जो चांदी का सिक्का उसमें चल रहा था, जब उसका मूल्य बढ़ गया तो लोग अपने घरों में चांदी की डंपिंग शुरू कर दी, उसे इकट्ठा करने लगे, मार्केट में देना बंद कर दिए। जब भारी कमी हो गई तो जब मार्केटिंग में दिक्कत होने लगी तो मोहम्मद बिन तुगलक को एक उपाय सोचा कि अब हम एक सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करते हैं, और 1330 ईस्वी में इस व्यवस्था को उसने लागू भी किया। उसने चांदी एवं अन्य घटिया धातु मिला करके टंक ए सियाह या काला टंका चलाया। अब देखिए कुछ चांदी मिलाई, एक नया सिक्का जारी करता है जिसमें कुछ चांदी मिलाया जाता है और जो और कुछ अन्य
खराब धातुएं होती थी, दोनों को मिला करके एक सिक्का बनाया गया जिसे कहा गया टंक ए सियाह या काला टंका कहा गया। इसको उसने चला करके अर्थात सांकेतिक मुद्रा चला करके बाजार में जारी कहा। अब कहा कि जो चांदी का मूल्य होता था इस सिक्के का मूल्य भी उसी तरीके का होगा। अब लिखा है कि 2 कानी एवं चांदी का सवाई टंका मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया। अब समझिए यहाँ पे कि 2 कानी नामक सिक्का और चांदी का सवाई टंका, ये बहुत बड़ा प्रश्न बन सकता है। यह बना भी है कि सवाई टंका नामक मुद्रा का प्रचलन किस शासक ने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया था। आगे लिखा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने सोने की दिनार 200 ग्राम, तो सॉरी 200 ग्रेन, तो चांदी की अदली 140 से 144 ग्रेन का चलाया। अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक ने जो सोने का सिक्का चलाया था जिसे दिनार कहा गया वह 200 ग्रेन का होता था, और उसने एक आदली नामक सिक्का चलाया, चांदी की बनाई जाती थी। इसका जो वजन होता था 140 से लेकर के 144 ग्रेन तक का होता था। अब मोहम्मद बिन तुगलक के काल में सोने एवं चांदी के अनुपात पर इतिहासकारों में एकमत नहीं है। अब उसमें देखिए लल्लन जी, ये गोपाल जी है, इन्होंने कहा कि यह जो अनुपात था सोने और चांदी का वह था 1:15। वहीं इब्न बतूता के आधार पर नेल्सन राइट महोदय ने कहा कि यह जो अनुपात था वह था 1:10। ठीक यही आपको समझना है। अगर मान लीजिए परीक्षा में प्रश्न बन जाए कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में अगर या फिर दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो सोने और चांदी का अनुपात होता था वह कितने का था, तो 1:15 भी दे देगा और 1:10 भी दे देगा। तो आपको समझना है कि 1:10 ही लगाना है, क्योंकि ये जो इब्न बतूता हैं ये समकालीन इतिहासकार थे, उस समय थे, उन्होंने जो बताया है उसे हमें ज़्यादा समझना है। अब आगे लिखा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने सिक्कों के माध्यम से अपने राजत्व का प्रचार प्रसार किया। अर्थात जो उसने सिक्के चलाए थे उस पर राजत्व की जो तमाम प्रकार की नीतियां थी उस पर लिखा करके राज्य में चलाया ताकि लोगों तक बातें पहुंचे, लोग समझें। आगे लिखे इसी के माध्यम से उसने जन साधारण की सार्वभौमिक सत्ता का सुल्तान के प्रति अपने कर्तव्यों के बारे में प्रशिक्षित दिया। आगे लिखे उसके सिक्कों पर जिल्ली अल्लाह, अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक ने जो सिक्के जारी किए उस पर जिल्ली अल्लाह, अब आगे लिखा है ईश्वर की इच्छा का आकांक्षी, हाँ, ईश्वर की इच्छा का आकांक्षी, प्रभुत्व का अधिकारी प्रत्येक व्यक्ति नहीं होता। राजा बनना ईश्वर की इच्छा पर निर्भर करता है। जो सुल्तान की आज्ञा पालन करता है ईश्वर की आज्ञा पालन करता है, और ईश्वर सुल्तान का समर्थक है। अल मुजाहिद तथा मुहिये सुन्नाने खातिमुन मुनबीन, अर्थात अंतिम पैगंबर की परंपराओं को पुनर्जीवित करने वाला, इन तमाम प्रकार की बातों को मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने सिक्कों पर अंकित करवाया। आगे लिखा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने सिक्कों पर अपने पिता का नाम भी अंकित करवाया। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो सिक्के जारी कराए उस पे अपने पिता के नाम का भी अंकन करवाया। ठीक है, उसके सिक्कों पर गियासुद्दीन तुगलक का नाम अल सईद उपाधि के साथ अंकित है। अगर मान लीजिए यहाँ पे प्रश्न बन जाए कि अल शहीद नामक उपाधि किस शासक की है, तो गियासुद्दीन तुगलक की उपाधि अल
शहीद थी। ठीक, आगे इतिहासकार आते हैं आखिर, इन्होंने कहा कि फिरोज शाह तुगलक ने चांदी का ससगनी नामक सिक्का चलाया जो कि 6 जीतल के बराबर था। ये भी बहुत बार प्रश्न सुना है कि चांदी का ससगनी नामक सिक्का किसने चलाया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने चलाया था। और यहाँ पे प्रश्न बनता है ससगनी नामक सिक्का किस धातु का बना था, तो चांदी के धातु का बना था। ठीक, लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह बात सही नहीं है, केवल अफीफ ने इसका मत दिया है, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन इल्तुतमिश ने ससगनी सिक्कों का उल्लेख किया है। अब यहाँ समझिए, अगर इब्न बतूता महोदय इस बात का उल्लेख करते हैं कि ससगनी नामक सिक्का इस समय चलाया जाता था, इसका मतलब यह था कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में ही यह ससगनी नामक सिक्का चल चुका था मार्केट में। अब देखिए लिखा है कि लेकिन अफीफ द्वारा वर्णित एक जीतल का आधा चौथाई जीतल का बिक नामक सिक्कों को चलाने का श्रेय फिरोज को ही जाता है। अर्थात फिरोज शाह तुगलक जो सिक्का जारी करता है, जीतल का आधा चौथाई का बिक, ये 2 नामक सिक्के जो थे यह फिरोज शाह तुगलक ही चलवाया था, अर्थात उसे ही इस दोनों सिक्कों को चलाने का श्रेय दिया जाता है। अब देखिए, उसने चाहल ओ हस्तगानी, फिरोज शाह तुगलक, ध्यान दीजिए, फिरोज शाह तुगलक ने चाहल ओ हस्तगानी जो 48 जीतल के बराबर था, हस्तगानी जो 8 जीतल के बराबर था, दहगानी जो 10 जीतल के बराबर था, दुज देहगानी जो 12 जीतल के बराबर था, इन सिक्कों को चलाने वाला था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज ने सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित करवाया, अर्थात फिरोज शाह तुगलक ने जो तमाम प्रकार के सिक्के जारी किए थे, चाहलो हस्तगानी, दहगानी, द्विजगानी, इन सिक्कों पर बगदाद के खलीफे के नाम, जो खलीफा का नाम है, उस पर अंकित करवाया। उसके सिक्कों पर खलीफा ए अल हाकिम खलादस खिलाफत अल मुताजिद और अल मुतावक्किल का नाम उसके सिक्कों पर अंकित था। अल मुतावक्किल का नाम तो उसके उत्तराधिकारियों के सिक्कों पर भी मिलता है, अर्थात ये जो नाम है जो फिरोज शाह तुगलक के उत्तराधिकारी बने थे, उनके सिक्कों पर भी इन नामों का अंकन किया गया था। आगे लिखा है कि उसके सिक्कों पर पुत्र एवं उत्तराधिकारी फतह खां का नाम भी अंकित है, अर्थात जो फिरोज शाह तुगलक है जो उन्होंने सिक्के जारी कराए थे, उसने अपने सिक्कों पर अपने पुत्र जो उसका उत्तराधिकारी बनने वाला था फतह खां, उसके नाम का भी अंकन उसने करवाया था। आगे के खाने जहान मकबूल ने फिरोज के सिक्कों के विषय में कहा कि राजा के सिक्के कुंवारी पुत्री की तरह हैं, जिसे सुंदर और आकर्षित होने के बावजूद भी कोई पा नहीं सकता। इस प्रकार के बातों का उल्लेख खाने जहां मकबूल ने फिरोज शाह के सिक्कों के विषय में कहा है। अब देखिए, यहाँ पे लिखा है कि बहलोल लोदी। ठीक, अब बहलोल लोदी की बात करते हैं, तो बहलोल लोदी ने बहलोली नामक सिक्का चलाया, जो कि उत्तर भारत में अकबर के समय तक विनिमय का प्रमुख माध्यम रहा। अर्थात बहलोल लोदी ने जो सिक्का चलाया था, उसके सिक्के का नाम था बहलोली। और जो बहलोली सिक्का था, यह जब उत्तर भारत में अकबर का शासन आया 1555 के लगभग 56 में, तब तक यह बहलोली नामक सिक्का लोगों के बाजार का एक प्रमुख माध्यम था, लोग उससे लेन देन करते थे, अर्थात विनिमय का एक प्रमुख माध्यम रहा।
देखिए, ये जो बहलोली नामक सिक्का है, इसका जो मूल्य होता था 6 जीतल के बराबर था। ठीक। और जो टंका का 40वां भाग होता था। बहलोली सिक्का अगर बात की जाए, इसका जो दाम है 6 जीतल के बराबर था, और जो टंका होता, चांदी का टंका, उसके 40वें भाग के बराबर था। ठीक। ठीक उतना ही जितना शेरशाही एवं अकबरी दाम था, अर्थात जो ये बहलोली सिक्का था उतने इसका मूल्य था जितना शेरशाही सिक्का बाद में चलाया गया, या फिर बहलोल लोदी के बाद और अकबर के बीच में, और अकबरी दाम, इन दोनों सिक्कों के मूल्य के बराबर सिक्के थे। आगे लिखा कि सिकंदर लोदी ने सिकंदरी टंकाया, दोगुनी दाम चलाया। सिकंदर लोदी ने एक सिक्का चलाया था जिसका नाम था सिकंदरी टंका। ठीक। या दोगुना दाम, इस सिक्के को चलाने वाले थे सिकंदर लोदी, जो कि अकबर कालीन दाम का अग्रगामी था। जो अकबर के समय में दाम नामक सिक्का चलाया गया था, वह अगर कॉपी कहीं से की गई थी सिक्का चलाने की, तो ये जो सिकंदरी नामक सिक्का है, इसी के आधार पर अकबर ने दाम नामक सिक्का चलाया था। सल्तनत युग में चांदी एवं तांबे के दिरहम भी प्रचलित थे, अर्थात सल्तनत युग में चांदी और तांबे के एक सिक्के जारी चलते थे जिसे कहा गया दिरहम। ठीक। आगे देख लिखे कि दोगानी, वागानी, सुल्तानी, यागानी नामक सल्तनत युगीन सिक्कों का उल्लेख शिहाबुद्दीन अलउमरी ने किया है। अब आपको समझना है कि एक इतिहासकार हैं जिसका नाम है शिहाबुद्दीन अलउमरी। शिहाबुद्दीन अलउमरी ने अपनी पुस्तक में सल्तनत युग में चल रहे कुछ सिक्कों का उल्लेख किया है। उन सिक्कों में नाम दिया है दोगानी का, वागानी का, सुल्तानी का एवं यागानी का, अर्थात ये 4 प्रकार के सिक्के का उल्लेख शिहाबुद्दीन अलउमरी ने किया है। आगे लिखे कश्मीर में कौड़ी, पश्चिमी तट पर शुद्ध चांदी के लाली सिक्के जो कि देश विदेश में भी मान्य थे, प्रचलित थे। अर्थात कश्मीर में एक सिक्का चलता था जिसे कहा जाता था कौड़ी। समझिएगा, कश्मीर में एक सिक्का चलता था जिसे कहा जाता था कौड़ी, और पश्चिमी तट पर शुद्ध चांदी के सिक्के चलते थे जिसे कहा जाता था लाली। ये सिक्के चलाए जाते थे। ये जो सिक्के थे यह अपने देश में भी मान्य था और विदेश में भी इन सिक्कों की मान्यता थी, अर्थात इससे लेन देन किया जा सकता था। ठीक। अब चलते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे दिया है डाक व्यवस्था। ठीक। सल्तनत युगीन डाक व्यवस्था। अब इसके विषय हम लोग अध्ययन कर लें, क्लास छोटी है इसकी, इसी में इसको पढ़ लेते हैं। अब देखिए लिखा सल्तनत युगीन डाक व्यवस्था को संगठित एवं सुव्यवस्थित करने का श्रेय गियासुद्दीन तुगलक को जाता है। अर्थात गियासुद्दीन तुगलक जो तुगलक वंश का संस्थापक था, उसके समय में डाक व्यवस्था को बहुत व्यवस्थित तरीके से संगठित किया गया, व्यवस्थित किया गया, जिससे जो सूचनाएं थी वह एक के स्थान से दूसरे स्थान तक अच्छे से पहुंच सकें। जो राज्य की मूल थी, कोई भी सूचना किसी भी तरीके की एक के स्थान से दूसरे स्थान तक सुव्यवस्थित पहुंच सके, इसी को देखते हुए गियासुद्दीन तुगलक ने डाक व्यवस्था को बहुत मजबूत किया, संगठित किया, सुव्यवस्थित किया। आगे लिखिए भारत में डाक व्यवस्था का विस्तृत उल्लेख
इब्न बतूता देता है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि भारत में डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किसने किया है? तो किया है इब्न बतूता ने। ठीक। हालांकि बरनी सॉरी हालांकि बरनी अलाउद्दीन खिलजी की डाक व्यवस्था के विषय में बताता है कि अलाउद्दीन ने एक उन्नत डाक सेवा विकसित कर ली थी ताकि सेना के साथ संप्रेषण बना रहे, अर्थात एक जो सूचना होती है वह समय समय पर मिलती रहे। इस बात को लेकर के अलाउद्दीन खिलजी काफी अच्छे तरीके से डाक व्यवस्था को संचालित किया था। आगे ये इतिहासकार आते हैं जिनका नाम है बुलजले हेग। इन्होंने कहा कि सल्तनत काल में डाक भेजने की गति 24 घंटे में लगभग 200 मील थी। बुलजले हेग ने जब सल्तनत काल के डाक व्यवस्था के विषय में पढ़ा जाना तो उन्हें पता चला कि सल्तनत काल में जो डाक भेजी जाती थी 24 घंटे में लगभग 200 मील तक सूचनाओं को भेजा जा सकता था। अब देखिए, इब्न बतूता भारत में 2 प्रकार की डाक व्यवस्था का उल्लेख करते हैं। पहले प्रकार की जो डाक व्यवस्था उसे कहा गया उलूक, अर्थात अवलाक या उलाग। ठीक। दूसरा है अश्व डाक व्यवस्था। ठीक। अर्थात 2 प्रकार की डाकों की बात इब्न बतूता महोदय ने अपने पुस्तक में किया है। पहले प्रकार की व्यवस्था है उलूक व्यवस्था, दूसरी प्रकार की व्यवस्था है अश्व डाक व्यवस्था। ठीक। जो प्रति 4 मील की दूरी पर स्थापित थी, अर्थात ये जो व्यवस्था थी ये 4 मील की दूरी पर, जैसे आज मतलब एक यहाँ पे है डाक व्यवस्था बनी है, एक सिस्टम बना है, यहाँ पे लोग रहेंगे, घोड़े वहां पे रहेंगे, कोई डाक लेके पहुंचा 4 मील की दूरी पर फिर दूसरा मिलेगा। इस तरीके से डाक को पहुंचाने में आसानी होती थी, जल्दी सूचना पहुंचती थी। अब देखिए एक और डाक व्यवस्था आ गई ढावा या दावा। ठीक। ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द यहाँ पे आया है दावा। हाँ, या दावा। अगर ये पूछ लिया जाए कि दावा या ढावा या दावा क्या है तो आपको समझना है कि ढावा या दावा यह पैदल डाक व्यवस्था थी, अर्थात जो पैदल डाक को भेजा जाता था उसे कहा जाता था ढावा। जो पैदल डाक व्यवस्था थी प्रति 3 मील की दूरी पर स्थापित की गई थी। आगे लेकिन पैदल डाक व्यवस्था अश्व डाक व्यवस्था से तेज थी। ठीक। और ज्यादातर इसका प्रयोग खुरासान के फलों के परिवहन के लिए होता था। जो फल थे उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए इसी व्यवस्था का प्रयोग किया जाता था, अर्थात पैदल डाक व्यवस्था का। आगे लिखे महत्वपूर्ण है कि इसी डाक व्यवस्था के माध्यम से मोहम्मद बिन तुगलक को दौलताबाद में पीने हेतु गंगा जल उपलब्ध कराया जाता था। अब समझिए, अगर मान लीजिए बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे प्रश्न बन सकता है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो दौलताबाद में रह रहा था राजधानी बना करके, जब उसे गंगा जल रोज पीना होता था तो इसी जो पैदल डाक व्यवस्था है या ढावा डाक व्यवस्था है इसी के माध्यम से उसे प्रतिदिन गंगा जल भेजा जाता था दौलताबाद, तब जाके वो वहां पे पानी पीता था। अब देखिए एक शब्द आया है पट्टा मार। पट्टा मार व्यवस्था है यह है कि जन सामान्य को निजी डाक भेजने के लिए अलग से पट्टा मार व्यवस्था थी, अर्थात जो सामान्य लोग थे इनकी अगर सूचना कहीं से कहीं भेजनी है, अर्थात निजी डाक व्यवस्था जो सूचना भेजी जाती थी उसे कहा जाता था पट्टा मार व्यवस्था। ठीक। अर्थात पट्टा मार व्यवस्था जो हुआ थी कि जन सामान्य को निजी डाक भेजने के लिए अलग से जो व्यवस्था होती थी
उसे कहा जाता था पट्टामार व्यवस्था। तो साथियों इस तरीके से आज की क्लास यहीं तक, तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।